वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की क्लास नंबर 21 लेके आए हैं। टेस्ट नंबर यानी 21 हर रोज शाम 8 बजे आपके सामने उपस्थित होते हैं। संडे को छोड़कर संडे के दिन अवकाश होता है, तो रोज प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों का संग्रह आपके सामने उपलब्ध होता है, जिसमें हम इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल की चर्चा करते हैं, जो राजस्थान में आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं हमारे सवाल आपके जवाब का। ये पहला आपके सामने क्वेश्चन, राजस्थान फीडर को कितने किलोमीटर की लंबाई पंजाब व हरियाणा में है? यानी टोटल राजस्थान फीडर की लंबाई आपको पता है कितनी है, उसमें से पंजाब और हरियाणा में कितनी है, जबकि इसका 35 किलोमीटर भाग राज्य में है। राज्य में मतलब राजस्थान में इसका भाग है 35 किलोमीटर। तो पंजाब और हरियाणा में कितनी है? इंदिरा गांधी नहर यानी राजस्थान फीडर की कुल लंबाई आपको अगर पता है तो आप 35 किलोमीटर घटा सकते हो। 445 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, 369 किलोमीटर या 169 किलोमीटर। राजस्थान फीडर पंजाब और हरियाणा में राजस्थान फीडर कितना है? फीडर का मतलब जिसका जल उपयोग में नहीं लिया जा रहा, तो उसका उत्तर हो जाएगा 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में है। देखो कहीं क्लियर नहीं आता, लेकिन लगभग माना जाता है 150 किलोमीटर पंजाब में है, 19 किलोमीटर इसको हरियाणा में माना जाता है और 35 किलोमीटर है वो राजस्थान में राजस्थान फीडर की लंबाई है, यानी इंदिरा गांधी नहर फीडर की लंबाई है। टोटल इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर है, ध्यान रखना। और इंदिरा गांधी नहर की लंबाई पूछे तो टोटल 649 किलोमीटर है, ये याद रखना। और मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। अगला देखिए, मैं देखो एक टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन साथ में संदर्भित करके लेके आ रहा हूं, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। निम्न में से असत्य कथन बताना है। राजस्थान फीडर हरिके बैराज से हनुमानगढ़ जिले के मसीता वाली हेड तक है। अनूपगढ़ शाखा, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पूगल शाखा, इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण की प्रमुख शाखाएं हैं। इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण का कार्य 1980 में पूर्ण हुआ था। इसके द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण हुआ। इन चारों में से असत्य छांटना है आपको। कहने का मतलब, अगर किसी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं आता है, तो वो आज इस वीडियो के समाप्त होने के बाद इंदिरा गांधी नहर को पूरा पढ़े। इस टेस्ट का मतलब यही है कि जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, जिस टॉपिक के क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, वो टॉपिक आप तुरंत वीडियो के बाद जरूर पढ़ें। ये मैं आपसे आशा करूंगा, ताकि भविष्य में अगर क्वेश्चन उस टॉपिक के आए तो आपके गलत न हो। अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो मुझे जरूर वीडियो को आप सारे विद्यार्थी लाइक करो, शेयर करो और थंबनेल करके जरूर बताया करो, ताकि मुझे पता लगे कि जो मेरे द्वारा आपके पास संप्रेषण जो वार्तालाप पहुंचाई जाती है, क्या आप उसे सहमत होते हो। तो सही जवाब इसका हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण का कार्य 1958 में पूर्ण नहीं हुआ था, बल्कि 1980 में पूर्ण नहीं हुआ था, बल्कि 1958 में हुआ था और 1961 में इसमें पानी छोड़ दिया गया था। देखिए, राजस्थान हरिके बैराज से हनुमानगढ़ जिले के मसीता वाली तक 204 किलोमीटर फीडर है। ये बिल्कुल है, पहला क्वेश्चन हम पढ़ के आ चुके हैं। सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पुगल शाखा ये प्रथम चरण में बने थे, एकदम बिल्कुल बात सही है। और द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण हुआ था, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि पहले चरण में 189 किलोमीटर बनी थी। तो कितनी हो गई? 5 और 4 और 3 यानी 445 किलोमीटर बन गई ना मुख्य नहर की लंबाई। तो प्रथम चरण में 189 किलोमीटर बनी थी और दूसरे चरण में 256 किलोमीटर नहर का निर्माण, बिल्कुल बात सही है। तो 3 नंबर गलत हो जाए। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण का कार्य कब पूर्ण हुआ? देखो बैक टू बैक साथ साथ में क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कब हुआ? 1970, 1975, 1980, 1985। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 1980 में पूर्ण नहीं हुआ था, तो 1961 में तो पानी छोड़ दिया गया था, वितरिका शुरू की थी, लेकिन प्रथम चरण चल रहा था, यानी 1958 में पूरा नहीं होता। जो मैंने बताया था 1958 में बनकर नहर तैयार हो गई थी और 1961 में पानी छोड़ा गया था। लेकिन प्रथम चरण पूरा कब हुआ? 1970, 1975, 1980 या फिर 1985 को? तो याद रखना, 1985 को प्रथम चरण पूरा हो गया था और 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। इस कारण इस नहर का नाम राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर कर दिया। कब? ध्यान रखना, मृत्यु कब हुई थी इंदिरा गांधी की? 31 अक्टूबर 1984 को। और इसका नाम बदला था 2 नवंबर 1984 को। ये बात आपको याद रखनी है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहां तक है? रामगढ़ जैसलमेर, गडरा रोड बाड़मेर, उगलगांव बीकानेर या फिर शाहगढ़ बाड़मेर तक? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, गडरा रोड बाड़मेर तक इसका अंतिम छोर है।
अंतिम मुख्य बिंदु पूछे तो मोहनगढ़ जैसलमेर है। इसके बाद में जीरो लाइन जिसको कहते हैं, जीरो पॉइंट है इसका गडरा रोड बाड़मेर, वहां तक लिफ्टों के माध्यम से इसको पहुंचाया, यानी उप शाखा के द्वारा पहुंचाया गया है। तो इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकलती है, रावी व्यास के संगम संगम से निकलती है, या आपको सॉरी व्यास सतलज के संगम से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों में सिंचाई और 10 जिलों में पेयजल। अब देखिए 31 दिसंबर 1986 को इंदिरा गांधी नहर का द्वितीय चरण पूरा हुआ और 1998 से इसके द्वितीय चरण के अंतर्गत वनारोपण और चरागाह विकास कार्यक्रम किस देश की संस्था ओआईसीएफ के आर्थिक सहयोग से चलाया जा रहा है। देखो बहुत सारा काम किया जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर के दूसरे चरण का कार्य पूरा हो गया 1986 में, 31 दिसंबर 1986 को। 1998 से इसके द्वितीय चरण के अंतर्गत वनारोपण व चरागाह विकास कार्यक्रम किस देश की संस्था ओआईसीपी के आर्थिक सहयोग से चलाया जा रहा है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं हो गया, मैंने इसका उत्तर आपको क्या बताया था, 1980 बताया था ना। बिल्कुल 1980 है। इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण का कार्य कब पूर्ण हुआ, 1980 में, और दूसरे चरण का कार्य कब पूर्ण हुआ, 1986 में। अच्छा, किसके सहयोग से वनारोपण और चरागाह विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान के सहयोग से चला रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो, बड़ा चर्चित है, ओलंपिक होगा कि नहीं होगा ये चर्चित है। राजस्थान का कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर में रिसाव से सर्वाधिक प्रभावित है, यानी सेम की समस्या सबसे ज्यादा है। बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। जब उत्तर आ जाए कि सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला पूछे और रिसाव सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा। लेकिन हनुमानगढ़ का बड़ोपल से जो क्षेत्र है वो सेम की समस्या से ग्रसित है, लेकिन सबसे ज्यादा रिसाव श्री गंगानगर में हो रहा है। और आपको पता होगा जो पश्चिमी राजस्थान के विद्यार्थी उनको पता है, श्री इंदिरा गांधी नहर में पानी की बंदी दी हुई है अगले 3 महीनों के लिए, जिससे इंदिरा गांधी नहर का श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और पीछे पंजाब में इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस कारण जल की भी विकट समस्या इस पश्चिमी राजस्थान में आई हुई है। तो इसी मद्देनजर रखते हुए कि रिसाव इतना ज्यादा हो रहा है कि कहीं कभी एक दिन ऐसा आएगा कि इंदिरा गांधी नहर टूट सकती है और आसपास के क्षेत्र तबाह हो सकते हैं, इसलिए इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। देवास जल परियोजना का संबंध किससे है, देवास जल परियोजना का संबंध किस जिले से है, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। आपने देवास सुरंग का नाम सुना होगा, तो किसका संबंध है, उदयपुर जिले से है। पाली घाट चंबल लिफ्ट परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है, पाली घाट जो लिफ्ट परियोजना है किस जिले में निर्माणाधीन है, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी। चंबल का नाम आते ही एक तो आपके दिमाग में जाएगा, अब चंबल नदी सवाईमाधोपुर में भी जाती है और कोटा में जाती है, तो पाली घाट परियोजना है वो कोटा जिले से संबंधित है। पेपर में सीधा ही आ जाता है कई बार लिफ्ट परियोजना। राजस्थान में अनुसूचित जाति का मतलब एससी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, हालांकि मैंने आपको पूरी जनगणना करवा दी और आपने अच्छे तरीके से पढ़ भी ली होगी। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर, गंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। सबसे ज्यादा एससी वर्ग के जो लोग रहते हैं वो जयपुर के अंदर निवास करते हैं। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक अनुपात, ये अनुपात का मतलब क्या होता है और वो क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है जिस जिले में जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में, जिस जिले में जितनी जनसंख्या उसके उस जनसंख्या के अनुपात में जो जाति होती है ना, जो फर्क होता है उस हिसाब से होता है, ध्यान रखना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति का सर्वाधिक अनुपात वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, उदयपुर। तो आपके पास उत्तर हो जाएगा गंगानगर। कौन सा हो जाएगा, गंगानगर। अगला, अनुसूचित जाति की न्यूनतम संख्या व अनुपात वाला जिला, यानी जहां अनुसूचित जाति न्यूनतम रहती है, कम रहती है और उसी जनसंख्या के अनुपात में भी कम है, तो वो कौन सा है, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति। इसका मतलब जनजातियां ज्यादा है, अनुसूचित जाति कम है, तो उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर में अनुपात भी कम है और न्यूनतम है, तो वो कौन सा है, डूंगरपुर। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत भाग कितना है? लगा लो स्टार। टोटल राजस्थान की कुल जनसंख्या का, जितनी भी 686 करोड़ है ना, उसकी कुल जनसंख्या का राजस्थान में कितनी अनुसूचित जनजाति रहती है, एसटी वर्ग, यानी कितनी जनसंख्या रहती है, प्रतिशत में आपको बताना है। तो प्रतिशत में पेपर में पूछा जा सकता है। उत्तर क्या आ जाएगा, जल्दी से पहले कमेंट कर दो, फिर मैं आपको बता देता हूं। 13.5% अनुसूचित जाति पूरे राजस्थान में रहती है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या वाला जिला, यानी एसटी की सर्वाधिक। अब हमने पढ़ लिया एससी की तो सबसे ज्यादा जयपुर में, एससी की तो जयपुर में और कम श्रीगंगानगर में है। लेकिन यह अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या वाला बांसवाड़ा, डूंगरपुर,
उदयपुर नागौर, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति रहती है उदयपुर में। कहाँ रहती है? उदयपुर में रहती है। याद रखना, जनजातियों का शहर कहते हैं उदयपुर को। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक अनुपात, अब वो अनुपात वो पूरी पूरे पूरे राजस्थान के जिलों के हिसाब से है, और ये एक जिले के हिसाब से अभी किस जिले की जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक है। तो अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक अनुपात वाला जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर, नागौर। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भूल जाते हैं क्वेश्चन, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा में। अब आपके सामने दो क्वेश्चन कि राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उदयपुर में, राजस्थान में सर्वाधिक अनुपात जिसमें अनुसूचित जनजाति रहती है वो बांसवाड़ा। दोनों में कंफ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम संख्या वाला जिला। अलग अलग लेके आए हूं मैं सारे। अब देखो, जनगणना अनुसूचित जाति और जनजाति से आगे ना 5-7 क्वेश्चन आगे, इससे क्या आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जो मुख्य हमारा ये टॉपिक था, अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम संख्या वाला जिला नागौर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर। जल्दी से बताइए, कमेंट कर दीजिए। अगर किसी विद्यार्थी का क्वेश्चन गलत होता है तो मान के चलो उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब जनजाति ये टॉपिक बढ़िया जाके पढ़ना है। अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक ही मकसद है, टेस्ट में ये टेस्ट लाने का, 8 बजे टेस्ट लाने का मतलब कि जो टॉपिक दिया जाता है अगर उसके क्वेश्चन गलत होते हैं तो इसका मतलब टॉपिक पढ़ने की आपको जरूरत है, अभी और मेहनत करने की जरूरत है। और करोगे तो निश्चित रूप से आप अपने मिशन में कामयाब होगे। मेहनत करने से ही आपको फल मिलेगा। तो न्यूनतम संख्या वाला बीकानेर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। अगला, अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम अनुपात यानी सिर्फ 0.3% है, वे जिला कौन सा है? सबसे कम अनुपात वाला, वो थी जनसंख्या। अब अनुपात यानी प्रतिशत में, उसकी जनसंख्या का प्रतिशत में सबसे कम अनुपात किस जिले में है? अजमेर, कोटा, नागौर, पाली। का उत्तर हो जाएगा नागौर में। नागौर की जनसंख्या का सबसे कम जनजाति नागौर में है। जनगणना 2000, ये देखो यहाँ कंफ्यूज मत होता, अनुपात का मतलब प्रतिशत ही है। जैसे अपने वन नहीं पढ़ते क्या, जैसे सर्वाधिक वन उदयपुर में है, और प्रतिशत वन में भी अब की बार उदयपुर है सबसे ज्यादा, 16वीं रिपोर्ट। और अपने कहते हैं सबसे कम वन है चूरू में, और प्रतिशत में सबसे कम वन जोधपुर में है। वही सिस्टम इनका है, ध्यान रखना। अनुपात यानी प्रतिशत, ये भी याद रखना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कितनी जनसंख्या वृद्धि दर हुई है? 22.40, 21.04, 21.3 या 25.1%। ये भी क्वेश्चन पिछले 10 सालों से आ रहा है, और अब जनगणना नहीं होगी। बहुत सारे विद्यार्थियों को अब तक 2011 की जनगणना याद नहीं है, इतनी विडंबना की बात है, पिछले 10 साल गुजर गए। 21.3%। अगला, किस प्रकार की वनस्पति राजस्थान में प्राप्य नहीं है? यानी किस प्रकार की वनस्पति राजस्थान में प्राप्त नहीं होती है? एक क्वेश्चन रहेगा। सही है, किस प्रकार की वनस्पति राजस्थान में प्राप्य नहीं है, प्राप्त नहीं होती है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क, उष्ण कटिबंधीय कंटीली, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय, या उष्ण कटिबंधीय तरपतझड़ी। ये बहुत आपको पता है, तर यानी तर होने वाली, अपने पास सही नहीं, इतनी बारिश होती नहीं है कि वो तर रहे। तर का मतलब पत्ते पानी से भरे रहे और जल के अंदर रहे, तो वो है नहीं। उष्ण कटिबंधीय तर पतझड़ी नहीं है, मरुस्थलीय है, कंटीली है, शुष्क है। तो ये याद रखना। अगला, कौन सा कार्यक्रम जापान के ओईसीएफ या जेबीआईसी के आर्थिक सहयोग से शुरू किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जापान की कंपनी है ओईसीएफ या जेबीआईसी के आर्थिक सहयोग से राजस्थान में शुरू किया गया वानिकी विकास कार्यक्रम, इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र विकास वृक्षारोपण परियोजना, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, उपयुक्त सभी। और ये क्वेश्चन अगर किसी ने तीसरे या चौथे क्वेश्चन को देखा है तो आप इसका जवाब दे सकते हो, आपके लिए बहुत आसान है। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। देखो, इंदिरा गांधी में वनों के विकास के लिए, और ये भी इंदिरा गांधी वाला आ गया। और अरावली अरावली वृक्षारोपण के लिए किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। किस कंपनी से? ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। निम्न में से औषधीय पौधा गूगल की खेती हेतु प्रस्तावित क्षेत्र है? राजस्थान में औषधीय पौधा गूगल गूगल की खेती हेतु कौन सा क्षेत्र प्रस्तावित है? बाकी कई जगह इसकी खेती होने भी लगी है। तो चंबल भीड़ क्षेत्र, कौन सा? भीड़, डाकुओं की शरणस्थली, डांग की रानी, ये क्षेत्र है ना, भीड़ क्षेत्र, उत्खात भूमि, ये चंबल की, क्योंकि इसको इस प्रकार की योजना से और केंद्र सरकार की योजना से 15 विकास परियोजना चल रही है, भीड़ क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहे हैं। ये मैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की हमारी क्लास आती है, उसमें सारी चीजें बताता हूँ। तो आप जरूर सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास ज्वाइन कीजिए। राजस्थान में शुष्क सागवान के वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में शुष्क सागवान के वन, अब पेपर में देखो, आजकल एग्जामिनर क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन सागवान के लिए बनाने लग गया।
कैसे कि वो 3 जिले और डाल देता है और एक दक्षिण राजस्थान का डाल देता है आजकल, क्योंकि आपको पता है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ इन क्षेत्रों में पाया जाता है। पेपर में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना पेड़ पौधों से, तो वो ऑप्शन अलग ही डाल देगा। तो आपको पता है 3 तो कट ही गए, फिर ये पश्चिमी राजस्थान वाले हैं, तो दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा में सांगवान वन पाए जाते हैं। दास लिया लागे दाग, टुकड़ो देवे ना दान, सिर साटे रूख रहे तो ही सस्तो जान, ये कथन नाम सुना होगा आपने, बहुत ही शानदार है। वृक्षों की रक्षा के लिए, पर्यावरण प्रेमियों के लिए यह आता है कि सिर साटे रूख रहे तो ही सस्तो जान, यानी दास लिया लागे दाग, टुकड़ो देवे न दान, सिर साटे रूख रहे ताही सस्तो जान। ये कथन किसका है? अमृता बाई का, रामू खोड का, सुगना बाई का, या इनमें से कोई नहीं? तो पर्यावरण प्रेमी है, जल्दी से इसका उत्तर मुझे बता दीजिए। ये अमृता बाई का है। किसका है? अमृता बाई। जो अमृता बाई है यानी अमृता देवी है, जिसने 363 महिलाओं का, व्यक्तियों का नेतृत्व किया था। 1730 में खिजड़ी बलिदान हुआ था, उस समय इन्होंने अमृता, ठीक है, अमृता बाई, अमृता देवी है ये, वही है। सिर साटे रूख रहे तो ही सस्तो जान, और अपना बलिदान दे दिया था। अभय सिंह शासक थे उस समय, गिरधर दास को भेजा था। राजस्थान में अर्जुन वृक्ष लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2018 के अंदर पेपर में आया था अभी। राजस्थान में अर्जुन के वृक्ष लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपरदन रोकने के लिए, ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, टसर रेशम तैयार करने के लिए, या कागज निर्माण करने के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा टसर, जो रेशम होती है उसको तैयार करने के लिए राजस्थान में अर्जुन के वृक्ष लगाने का मुख्य उद्देश्य है। सीधा सीधा पेपर में टपकेगा, याद रखना और बढ़िया तरीके से दिमाग में घोष लेना इस प्रकार के प्रश्नों को। अगला, राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का लगभग 30% वन क्षेत्र 3 जिलों में। राजस्थान के पूरे टोटल वन क्षेत्र का लगभग 30% 3 ही जिलों में है। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? चूरू, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, या उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां। यानी पूरे वनों का 100 का 30% अकेले 3 जिलों में है। तो याद रखना सबसे ज्यादा वन उदयपुर में है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये 3 जिले से हैं जहाँ 30% वन है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वन है। उदयपुर, प्रतापगढ़, बारां, चित्तौड़गढ़ सबसे ज्यादा वन है, ध्यान रखना। तो अभी 16वीं वन रिपोर्ट है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैंने करवा दी। 16वीं वन रिपोर्ट में आपने देखा होगा सर्वाधिक वन उदयपुर में, और सर्वाधिक प्रतिशत वन भी कहाँ पे? उदयपुर में है। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? दिवेर का युद्ध हुआ था, उसमें महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? यानी इसके पश्चात, क्योंकि दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप की विजय का श्री गणेश कहलाता है, तो इसके बाद इसने राजधानी चावंड को बना ली थी। दिवेर का युद्ध 1582 में, और इसने 1585 में चावंड को राजधानी बनाई थी, और चावंड उदयपुर में ही 1597 में महाराणा प्रताप की, और अभी हाल ही में 9 मई को जयंती बनाएगी, इसके बारे में मैंने पूरा बता दिया आपको। राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर बनी है? राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर बनी है? रानी झांसी, हाड़ी रानी, कालीबाई, या जोधाबाई। ये तो आपको पता ही है, कांस्टेबल का आपने पेपर दिया और एक बटालियन से फॉर्म किसी ने तो लगाया है, नहीं तो आपने नाम तो सुनेंगे, नोटिफिकेशन में देखा हुआ है, हाड़ी रानी बटालियन। कौन सी? हाड़ी रानी बटालियन, पहली महिला सशस्त्र बटालियन हमारे राजस्थान में। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले प्रथम दूत कौन सा भेजा था? राजा भारमल, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास। क्या उत्तर दोगे? बहुत ही शानदार और मस्ती का क्वेश्चन है आपके लिए, 4 चांद लगाने वाला, आसान, कोई भी उत्तर इसका गलत नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको सूत्र पता है, जम भट्ट, कौन सा भट्ट? जम भट्ट। जलाल खां सबसे पहले आया, 2 नंबर पे मान सिंह, 3 नंबर पे भगवंत दास, और 4 नंबर पर है टोडरमल। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध? देखो मैं यहाँ पे तथ्य आपको ज्यादा क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि इस वीडियो का नाम है हमारे सवाल आपके जवाब। 9 बजे का जो वीडियो मिलेगा आज बहुत खास है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर और सभी एग्जामों के लिए। 17वीं लोकसभा जो चुनाव हुए थे 2019 में, उसमें राजस्थान के संदर्भ में क्या चीजें हैं, वो सारी तथ्य आपको बताऊंगा। बड़ा शानदार वीडियो होगा, आप देख लेना सारे विद्यार्थी। तो खमनोर का युद्ध किसने कहा था? हल्दी घाटी को युद्ध को, जो 18 जून 1576 को हुआ था, अबुल फजल ने कहा था। बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा था, और गोपीनाथ शर्मा ने तो इसको अनिर्णित युद्ध की संज्ञा भी दी थी। और गोपीनाथ शर्मा ये भी बताते हैं कि ये युद्ध 18 जून को नहीं बल्कि को हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्यभिषेक हुआ। देखो महाराणा प्रताप से 5-7 क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे तो आप क्लियर कर लोगे। राज्यभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, चावंड में, चित्तौड़गढ़ में? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, महाराणा प्रताप का राज्यभिषेक कहाँ हुआ?
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके लिए। गोगुंदा में जहां उदय सिंह की मृत्यु हुई थी और 1572 में ही महाराणा प्रताप का क्या हो गया, राज्यभिषेक हो गया। अगला क्वेश्चन, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? धौलपुर, बयाना, बाड़ी, घाघरा। जल्दी से कमेंट कर दो। और चारों युद्ध ही बेहद खास है, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं साथ साथ में करूंगा। तो उत्तर हो जाएगा इसका बयाना के युद्ध में 16 फरवरी 1527 को बाबर को सांगा ने हराया था। अच्छा, धौलपुर में स्थान कौन सा है? तो धौलपुर में स्थान है बाड़ी। बाड़ी का युद्ध हुआ था 1918 को, जिसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था। और गागारा का युद्ध 1529 में हुआ था, जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। वीर विनोद ग्रंथ में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? वीर विनोद ग्रंथ में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? अब आपको पहले पता होना चाहिए वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है। वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है? कौन है वीर विनोद ग्रंथ के लेखक? श्यामल दास है। कौन है? श्यामल दास है, याद रखना। तो अब आपको अगर ये पता होगा ना कि श्यामल दास है, श्यामल दास वो किस राजा के दरबारी कवि थे, तो अगर आपको ये पता होगा मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। इसका मतलब वीर विनोद ग्रंथ में किस राज्य का इतिहास है? मेवाड़ का, यानी उदयपुर का। नागदा उदयपुर में स्थित उदान रावल का देवरा है। राजस्थान के इतिहास संबंधी प्रशस्ति है कोई? कोई हिंदू मंदिर है, एक जैन मंदिर है, या लोक देवता का चबूतरा है? नागदा उदयपुर में एक उदान रावल का देवरा है। क्या चीज है वो? ऐसा प्रश्न आज पहली बार देखा होगा आपने, तो ध्यान रखना एक जैन मंदिर है। उदान रावल का देवरा एक जैन मंदिर है। दुल्हेव नामक कस्बे में स्थित ऋषभदेव केसरिया नाथ जी या भीलों के कालाजी का मंदिर किस जिलों में है? सुनते हैं ना, ऋषभदेव या उन्होंने केसरिया नाथ जी के नाम से उनको पूजते हैं। जो भीलों के कालाजी, यानी भीलों में वो कालाजी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। दुलेव, दुलेव कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर स्थित है। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा उदयपुर में बांसदरा पहाड़ी पर निर्मित किला, जिसे उदयपुर की मुकुटमणि के रूप में जाना जाता है, पेपर में आया हुआ है कि वह किला किस पहाड़ी पर स्थित है? उदयपुर में सज्जनगढ़ का किला बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। प्रश्न इंपोर्टेंट बन गया, उसको कहते हैं उदयपुर की मुकुटमणि। और उस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सज्जनगढ़ यानी सज्जन सिंह ने करवाया था। कितनी बातें क्लियर होगी? क्या हो गई? सज्जनगढ़ उदयपुर में है, सज्जनगढ़ का निर्माण सज्जन सिंह ने। किस पहाड़ी पे? बांसदरा पहाड़ी पे। अच्छा, उसको क्या कहते हैं? उदयपुर की मुक्तमणि कहते हैं। कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए? अहमदाबाद स्थित संस्था वेदशाला ने उदयपुर में सौर वेदशाला की स्थापना कब की? अहमदाबाद एक स्थित संस्था है, उसने उदयपुर में सौर वेदशाला की स्थापना की। वेदशाला की फतेह और कहाँ पे की? उदयपुर में की। और फतेह सागर झील के किनारे की। आपको ये बताएं इसकी स्थापना कब की? ये जब छठी क्लास के आप सामाजिक विज्ञान की किताब पढ़ोगे ना, उसमें दे रखा है। और मस्ट नामक की दूरबीन भी लगा रखी है, आपको ये भी पता है। तो इसकी स्थापना कब की थी? तो याद रखना 1975 में की थी। ये क्वेश्चन आ गया। उदयपुर में सौर वेधशाला की स्थापना किस झील स्थित टापू पर की गई है? यानी एक टापू पर की गई है, वो झील कौन सी है जिस पर उदयपुर में सौर वेधशाला की स्थापना की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहां से पूछा है। विश्व की पहली सौर वेधशाला है ये, ध्यान रखना, यानी सबसे बड़ी भी इसको कहते हैं। तो वो फतेह सागर झील में, कहां पे? फतेह सागर झील उदयपुर में स्थापित है। उदयपुर स्थित सौर वेधशाला को कब देश के अंतरिक्ष विभाग से जोड़ा गया? अंतरिक्ष से भी जुड़ी हुई है, बहुत बड़ी बात है। और उस नाम भी बता देता हूं मैं उस वेधशाला का, मस्ट नाम की है। वेधशाला को कब देश के अंतरिक्ष विभाग से भी जोड़ दिया? देखो बहुत बड़ी बात है, दूरबीन है ये, एक दूरबीन के माध्यम से अंतरिक्ष विभाग से 1980, 1981, 1982 या 1983। देखो 1975 में तो स्थापित की, अंतरिक्ष में कब जोड़ी गई? तो 1981 में जोड़ी गई। याद रखना, इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाएगा। सहेलियों की बाड़ी किस जिले का आकर्षण पर्यटक स्थल है? जेल प्रेरी 2017 का किसी ने पेपर दिया है, तो एक पेपर में क्वेश्चन आया था, उसमें सहेलियों की बाड़ी किसने बनवाई थी? संग्राम सिंह द्वितीय ने बनाई थी, मेवाड़ के शासक थे। तो उदयपुर से संबंध है। बेंगू कृषक आंदोलन से संबंधित देता है, यानी बेंगू किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है? जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो बेंगू भीलवाड़ा में वर्तमान में, सॉरी, बेंगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। उस समय बेंगू मेनाल भीलवाड़ा के अंदर बिलोंग करता था। और यहाँ से किसने? बेंगू किसान आंदोलन, राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में यहाँ किसान आंदोलन होता है। मेव किसान आंदोलन कब हुआ? मेव किसान आंदोलन कब हुआ? 1932 में, 1940 में, या 1961 में, या फिर 1971 में? तो याद रखना 1932 में मेव किसान आंदोलन हुआ था।
कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित वह समाचार पत्र जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर उजागर किया। जनवरी 2020 फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें सीधा सीधा पूछा था कि प्रताप नामक समाचार पत्र किसका है? गणेश शंकर विद्यार्थी का, जिसने क्या किया, विजय सिंह पथिक के कहने पर कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में लिखा, जो अखिल भारतीय स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर इसकी गूंज उठी। विजय सिंह पथिक जी कब बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए? विजय सिंह पथिक जिनका मूल नाम भूप सिंह था, बिजोलिया किसान आंदोलन से कब अलग हो गए? और स्पेशल मैंने टॉपिक आपको किसान आंदोलन दे दिया था, तो कब अलग हो गए? अलग होने की बात आती है तो 1927 में अलग होते हैं। ये बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण 1916 से 1927 तक के नेतृत्व करते हैं। पहला चरण चलता है 1897 से 1916, जिसका नेतृत्व साधु सीताराम दास करते हैं। दूसरे का विजय सिंह पथिक, और तीसरा 1927 से लेकर 1941 तक माणिक्यलाल वर्मा करते हैं। 44 साल तक ये चलता है। जोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक के अलग होने पर आंदोलन नेतृत्व किसने संभाला? तो आपको पता ही लग गया होगा कि किसने संभाला। यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा अगर उत्तर नहीं आता है, ऑप्शन नहीं आता है, तो जमुना लाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय इनके साथ थे। जमुना लाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने, तीनों ने मिलकर संभाला था। अगर माणिक्यलाल वर्मा ऑप्शन में नहीं होता है तो ये उत्तर हो जाएगा। इस दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है? इस दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा। इसको कहते हैं भारत की महान दीवार। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रकोटा है, जो 36 किलोमीटर लंबी महान दीवार है, और खास करके उसकी चौड़ाई के हिसाब से देखिए 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं, ये भी इसकी खाद है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? राजसमंद में। राजस्थान का वह दुर्ग जिसके संबंध में अबुल फजल ने लिखा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। बहुत बार मैंने बताया, अबुल फजल जो अकबर के नवरत्न से राजस्थान के नागौर जिले से संबंध रखते हैं, उन्होंने कहा, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि इतनी बुलंदियों पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। ये गंतव्य दुर्गों के बारे में बहुत है, सारे याद रखने हैं। वह दुर्ग जिसकी आकृति एक विशाल व्हेल मछली के समान है। वह दुर्ग जिसकी आकृति एक व्हेल मछली के समान है, कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़, बालाकिला, मेहरानगढ़ या चित्तौड़गढ़? क्या उत्तर दोगे? तो जाहिर सी बात है चित्तौड़गढ़। जिला पूछे ना किस जिले की आकृति व्हेल मछली के समान है, तो जालोर की। दुर्ग पूछे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेसा के पठार पर बना हुआ है। तो हवेल मछली चित्तौड़गढ़। लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा, मैंने क्या बताया, चिड़िया टूक नहीं, चित्रकूट पहाड़ी पे बना हुआ है। किस पहाड़ी पे? चित्रकूट पहाड़ी पे बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। अगला, वह दुर्ग जिसे 1805 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक विजित करने में असफल रहा। राजस्थान का अजय दुर्ग जिसको कहते हैं, मिट्टी का बना दुर्ग कहते हैं, और वो भरतपुर में स्थित है। अंग्रेज कभी इसको जीत नहीं पाए, लोहागढ़ दुर्ग। वह दुर्ग जो जल से भरी हुई विशाल खाई व बाहरी मिट्टी की विशाल प्राचीर से सुरक्षित होता है। वह दुर्ग, ये दुर्ग है जो जल से भरी हुई विशाल खाई यानी जल है इसके पास, और बाहरी मिट्टी की विशाल प्राचीर से सुरक्षित होता है। वह यानी वह सुरक्षित है, वह कौन सा है? तो जाहिर सी बात है वो भरतपुर दुर्ग है। दुर्ग, भरतपुर का लोहागढ़ किला किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? ये श्रेणियां बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, और शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। तो अलग अलग है, ये 7 प्रकार के 9 प्रकार के अलग अलग बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये पेपर में पूछा जाता है किस प्रकार के, तो किस प्रकार का कौन सा दुर्ग है। कुछ एक शब्दावली होती है, उनको याद रखा रखो। हालांकि जब मैंने आपको दुर्ग करवाए थे, पूरा टॉपिक बढ़िया तरीके से करवाया था, तो उस दुर्ग में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, कौन सा क्या होता है। अगर आपने पूरा वीडियो ढंग से देखा है तो आपको सारी कहानी समझ में आ गई। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? लोहागढ़ भरतपुर का जो दुर्ग है, तो लोहागढ़ जो भरतपुर का दुर्ग है वो किस प्रकार की श्रेणी में आता है? पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी खाइयों से घिरा हुआ और प्राचीर लंबी होती है, उसको पारिक दुर्ग कहते हैं। ठीक है, और पीछे बड़ा ध्यान रख लेना, इसका मैंने बताया था आपको, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पे नहीं है, चित्रकूट पहाड़ी पे है। ठीक है, मिस्टेक से चिड़ियाटूक बोला गया। कोई क्वेश्चन कई बार कमेंट कर देते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं है, पूरा क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, पहले कमेंट डाल देते हैं, तो ध्यान रखना चित्रकूट पहाड़ी पे बना हुआ है। लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन है? पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? तो बूंदी शैली है। कौन सी? बूंदी शैली है। ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। हर रोज शाम 8 बजे आपको 50 क्वेश्चनों का टेस्ट होता है।
तैयार रहा करो। जो टॉपिक जिस क्वेश्चन से संबंधित आपको दिक्कत हो वो टॉपिक आप पढ़ा करो। शाम 9 बजे हमारी स्पेशल टॉपिक वाइज तथ्य के साथ वीडियो आती है, वो देखा करो। और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स, क्योंकि आप घर पे हैं, सुरक्षित हैं, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें और ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलने की कम कोशिश करें, क्योंकि जरूरत पड़े तो ही जाएं, बाकी घर पे रहे और बढ़िया तरीके से अपने समय पाठी होकर अध्ययन करें और जो टॉपिक नहीं आता उसको बढ़िया तरीके से क्लियर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।